नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी हार्ड पर। ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज़ में हम लोग अरेबियन ज्योग्राफर या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब ज्योग्राफर्स का टॉपिक लास्ट वीडियो तक पढ़ रहे थे। 2 घंटे का वो लेक्चर 2 पार्ट के वीडियोज़ में है, आप पहले जाकर वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और अरब ज्योग्राफर के बाद जो टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंट, वो है रेनेसा पीरियड। हिंदी में इसे कहते हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को अगर आप संधि विच्छेद करके उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज रेनेसा पीरियड। पुनर्जागरण काल का मतलब है, देखिए, पुनर और जागरण। पुनर का मतलब होता है फिर से, ठीक है, और या फिर दोबारा। तो पुनर का मतलब दोबारा या फिर से ले लीजिए, और जागरण का मतलब होता है जागृत होना, ठीक है। तो अंधकार युग में जबकि सारी वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता सो चुकी थी, वो दोबारा जागृत हो गई, यानी कि वो पुनर्जागरण हो गया उसका। तो उन सारे ज्योग्राफर्स के बारे में जिन्होंने साइंस को फिर से एक नई लाइफ देने की कोशिश की, उन ट्रैवलर्स के बारे में जिन्होंने फिर से नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया, उस काल को कहा गया पुनर्जागरण काल या फिर इंग्लिश में रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड में अगर आप देखेंगे तो साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, बहुत सारे सिद्धांत नहीं दिए, कोई हाइपोथेसिस नहीं दी है, कोई परिकल्पना या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। अगर रेनेसा पीरियड की बात करें तो अरब ज्योग्राफर्स जो थे वो पहले थे डार्क एज के बाद, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम ग्रीक और रोमन को फॉलो करते हुए किया, ठीक है, थोड़ा बहुत काम, या फिर उन्हीं के काम को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें प्योरली जहाँ से रेनेसा पीरियड स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आप पाएंगे जो सबसे पहले उल्लेखनीय लोग हैं वो हैं ट्रैवलर्स। क्योंकि रेनेसा पीरियड में ट्रैवलर्स ने बहुत सारी नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया, नए आइलैंड्स खोजे। अभी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये इन्होंने किया था, ये इन्होंने किया था। बहुत सारी चीज़ें जिनको हम आज सुनते जानते हैं, ठीक है, मानचित्र में जो भी कई सारे आइलैंड्स हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किसने किसने उनको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रैवलर्स हैं, उनकी डिस्कवरीज हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। उसके बाद कुछ ज्योग्राफर्स भी हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने नहीं किया। एक हैं बर्नहार्ड बेरेनियस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, और उनको तो बहुत सराहना भी की जाती है। आज के ज्योग्राफर भी उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो पुनर्जागरण काल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पुनर्जागरण काल में सबसे पहले हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो हैं हमारे ट्रैवलर्स, ठीक है, ट्रैवलर्स यानी कि यात्री, जहाजी यात्री, ठीक है। अगर एक सीरीज है वाइकिंग जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे भी यूरोप को ही दिखाया गया है कि कैसे जो वहाँ की ट्राइब्स थीं वो धीरे धीरे जगहों को एक्सप्लोर करते करते फिर नए साम्राज्य को स्थापित करती थी, नई नई जगह पर लोगों को बसाती थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे कुछ कंट्रीज़ का निर्माण हुआ है, कैसे कुछ कंट्रीज़ जो है वो बसाई गई हैं। तो ट्रैवलर्स के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो ट्रैवलर्स को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो हमारा पीरियड है, रेनेसा पीरियड है, इसको बोलते हैं द पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, ठीक है, यानी कि जगहों को एक्सप्लोर किया गया और नई नई जगहें खोजी गई, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। अब ट्रैवलर्स की बात कर लेते हैं। विलियम रूब्रेक पहला नाम आता है, विलियम रूब्रेक। हिंदी में इनको रूब्रेक लिख देते हैं, लेकिन स्पेलिंग आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। विलियम रूब्रेक, ही वॉज अ फ्रेंच मिशनरीज। फ्रेंच मिशनरी मतलब ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, बाकी अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कई जगहों की यात्राएं भी ये करते थे। तो ये एक फ्रेंच मिशनरी थे।
तो इन्होंने यात्राएं की कहाँ कहाँ की, ये भी हम देख लेते हैं। इन्होंने सेंट्रल एशिया की यात्रा की है, ठीक है। सोवियत रशिया की यात्रा की है इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ठीक है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मंगोलिया, एंड डॉन एंड वोल्गा रिवर बेसिन, ठीक है। तो इतना एरिया इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक्सप्लोर किया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले ट्रेवलर का नाम है विलियम रूफ ब्रैक, स्पेलिंग है RUHBRACK, विलियम रूफ ब्रैक। ही वॉज अ फ्रेंच मिशनरी, यानी कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये काम करते थे। और सेंट्रल एशिया, सोवियत रशिया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मंगोलिया, डॉन एंड वोल्गा रिवर बेसिन की इन्होंने यात्राएं की थी, ठीक है। हमारे अगले ज्योग्राफर का नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ कि जब मैं आपको अरब ज्योग्राफर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इब्न बतूता के बारे में पढ़ाया था। और इब्न बतूता के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्हें एक उपाधि दी गई है एक यूरोपियन ट्रैवलर के नाम पर। वो कौन थे, उनका नाम आप बता सकते हैं, तो प्लीज़ पॉज करिए वीडियो और कमेंट में जाकर बताइए, ठीक है। मार्को पोलो हमारे नेक्स्ट ट्रैवलर हैं। अब मैं ही बता देता हूं कि इब्न बतूता को मार्को पोलो ऑफ अरब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्को पोलो ने इतनी ज़्यादा यात्राएं की थीं और इब्न बतूता ने भी बहुत सारी यात्राएं की थीं। तो लोगों ने इन दोनों की तुलना कर दी आपस में कि भाई मार्को पोलो ने इतनी सारी यात्राएं की हैं, इब्न बतूता ने भी इतनी सारी यात्राएं की हैं, तो भाई ये अरब के मार्को पोलो हो गए। कहते हैं ना, जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी है तो एकदम सचिन की तरह खेल रहा है या आज का सचिन तेंदुलकर है, उसी तरह से उपाधि दे दी गई कि ये अरब के मार्को पोलो हैं इब्न बतूता। लेकिन अभी हम रेनेसा पीरियड पढ़ रहे हैं तो हम मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे। मार्को पोलो का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1254 से 1324 है। 1254 से 1324। बॉर्न इन पेरिस, ये पेरिस में पैदा हुए थे, ठीक है। अब ये इतने बड़े घुमक्कड़ कैसे बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि हिज फादर निकोलस पोलो ऑल्सो अ ग्रेट ट्रैवलर। इनके जो फादर थे वो भी एक बहुत महान घुमक्कड़ थे और अपने पापा को देखते हुए ही इनको भी जोश चढ़ा, इनको भी ऐसी आभास हुए कि इनको भी यात्राएं करनी चाहिए। तो प्रभावित होकर ये भी यात्रा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और ये भी कई सारी जगहों पर घूमे, ठीक है। और फिर इन्होंने एक किताब लिख दी। किताब का नाम है ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, यानी कि मार्को पोलो की यात्राएं नाम की इन्होंने किताब लिखी, ठीक है। 1298-99 का वो समय था। अब इस किताब में इन्होंने क्या क्या किया है, इस किताब में इन्होंने वो सारे अनुभव समाहित किए हैं जहाँ जहाँ ये घूमे हैं, ठीक है। लेकिन उन अनुभवों के साथ साथ जो भी जगह इन्होंने देखी, जो भी लोग इन्होंने देखे, उनकी सोशल इकोनॉमिकल लाइफ, उसके अलावा उनका कल्चर, उनका फूड, उनकी क्लोथिंग्स, उनका ट्रेड, इन सारे विषयों की जानकारी भी इन्होंने अपनी किताब ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दी है, ठीक है। तो इतना सारा इन्होंने काम किया, इतना सारा मतलब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कई सारी जगह घूमे। कई सारी जगह की बात करें तो अगर एक एक करके बताएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। आप ये जान लीजिए कि ही ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी पृथ्वी का आधा हिस्सा इन्होंने
घूम लिया था लगभग, ठीक है। और आधी दुनिया घूमने के बाद अगर इस किताब में इन्होंने सारे एक्सपीरियंस लिखे हैं तो उसको हम बहुत काम ही कहेंगे। तो ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में इन्होंने बहुत सारा काम किया और सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, फूड, क्लोथिंग्स एंड ट्रेड के बारे में बताया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्को पोलो। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ज्योग्राफर की तरफ, नेक्स्ट ट्रैवलर की तरफ। ज्योग्राफी पढ़ाते ज्योग्राफर मुंह से बहुत निकलता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रैवलर को, जिनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। बोलचाल की भाषा में क्रिस्टोफर शब्द यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ कोलंबस कहते हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1506 तक, 1451 से लेकर 1506 तक। अब आप ये देखिए कि जो ये हमारे कोलंबस भाई साहब हैं, ये इटली से निकले। इटली से निकलने के बाद ये कहाँ आना चाह रहे थे? ये भारत आना चाह रहे थे। इन्होंने अपना सारा खाना पीना और जो भी सामान था अपने नाविक दोस्तों के साथ सारी तैयारी कर ली और निकल चले भारत के लिए। इन्होंने नई दुनिया की खोज की, नई दुनिया यानी कि अमेरिका की खोज की। लेकिन खोज की या खोज हो गई, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिस मकसद से हम निकले थे, मान लीजिए कि हम घर से निकले हैं कि हमको किसी वाटर पार्क में जाना है और रास्ते में हमने कोई नया वाटर पार्क देखा और हम वहाँ जाके घूम के चले आए नहा धो के, और हमने लोगों को बताया कि भैया वाह एक नया वाटर पार्क मैंने खोजा कि मुझे रास्ते में बाई चांस दिख गया, क्योंकि मैं तो जा कहीं और रहा था। उसी की तरह जो इटली से कोलंबस निकले, तो ये कहाँ के लिए निकले थे? ये निकले थे भारत के लिए, कि हमें भारत खोजना है। इन्होंने भारत के बारे में सुन रखा था, लेकिन फिर ये पहुँच गए वेस्ट इंडीज़ के वो जो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसको हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसको कहेंगे, वहाँ पर पहुँच गए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की इन्होंने खोज की, ठीक है। बहामास देखा इन्होंने और हैती देखा इन्होंने, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स इन्होंने खोजे। अब इनके आइलैंड्स की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इतनी ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बस मोटा मोटी बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इनका मेन काम, ही डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। तो अब लोग कहते तो यही हैं, माना तो यही जाता है कि इन्होंने अमेरिका की खोज की। बेसिकली अमेरिका नाम बाद में पड़ा, किसके नाम के ऊपर पड़ा वो हम आपको अभी आगे बताएंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। इन्होंने नई दुनिया की खोज की थी, बाद में उसका नाम अमेरिका पड़ गया, ठीक है। तो ही डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड अमेरिका, ठीक है। और ये कौन थे? ही वॉज अ ट्रैवलर जोग्राफर, ये घुमक्कड़ भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। दैट्स इट, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस। अभी हम इनके बाद पढ़ने वाले हैं एक और बहुत फेमस नाम, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, बोलचाल में अक्सर बात होती है, जिसका नाम है वास्को द गामा। वास्को द गामा को बोलचाल की भाषा में जब लोग इनके बारे में बात करते हैं तो वास्को डिगामा डिगामा बोलते हैं, ठीक है। वास्को द गामा नहीं बोलते, वास्को डिगामा बोलते हैं। 1460 से 1524 इनका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। अब फिर से मैं आपको बात बताऊंगा कि इन्होंने भी कई अटेम्प्ट किए इंडिया आने के लिए, और इनका भी बेसिक जो एम था वो था इंडिया को खोजना। अल्टीमेटली इनका जो मेन काम है, कुल जमा पूंजी है, वो है ये कि इन्होंने भारत के लिए रास्ता खोज लिया था, ठीक है, कि कैसे पुर्तगाल या यूरोप से भारत आना है। लेकिन इनके बारे में भी मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ वो हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ख़ासकर ज्योग्राफी ओरिएंटेड कंपटीशन अगर देखा जाए तो ट्रैवलर्स के बारे में अगर आपसे पूछेंगे भी तो जैसे कोलंबस ने किसकी खोज की थी तो आप बताएं नई दुनिया की। वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता खोजा था। ज़्यादा से ज़्यादा ईयर पूछ लेंगे, ठीक है, 1498 1492, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे कि यहाँ से निकले थे इस तारीख को, फिर वहाँ पहुँचे उस तारीख को, वहाँ रुके इतने दिन, वहाँ लोगों के साथ घूमे फिरे, ये सब नहीं, ठीक है। तो टू द पॉइंट काम हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। ही डिस्कवर्ड द वे टू इंडिया। इंडिया के लिए इन्होंने रास्ता खोज लिया। अफ्रीका के जो आप कहें पश्चिमी तट है उधर से होते हुए नीचे साउथ अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप होते हुए ये पहुंच गए कलिकट, ठीक है, के तट पर भारत, ठीक है। अब यही हैं जिन्होंने भारत में साम्राज्यवाद की यानी कि कॉलोनीज की शुरुआत की थी, पुर्तगालियों ने, यानी कि वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कौन थे? ही वॉज अ पोर्टुगल। पोर्टुगल हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाली, ठीक है। अब इन्होंने इंडिया के लिए रास्ता खोजा। अब जब इनको रास्ता पता चल गया, होता है ना आपके किसी दोस्त को कोई शॉर्टकट पता चल जाए, आप कई बार उसके साथ सेम प्लेस पर गए हैं, बस इस बार वो अकेले गया तो उसने एक शॉर्टकट खोज लिया, अब वो आपको बताता है तो आप भी बार बार उसी शॉर्टकट से जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है कि इंडिया का रास्ता पता ही नहीं था, वास्को डी गामा ने खोजा, उसके बाद तो अच्छा वास्को डी गामा ने रास्ता खोज लिया तो हम कैसे पीछे रहे? डच यानी कि नीदरलैंड के लोग, ठीक है, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच सब बोले अब हम भी इंडिया जाएंगे। और आपको पता ही है, अगर आप इतिहास आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है कि पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ये सब आए। अंत में ब्रिटिशर्स ही आए थे और बाद में इन्होंने बहुत आतंक मचाया और फिर इन सब के साथ युद्ध भी किया। इंडो डच वॉर देखें, एंग्लो डच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर आप देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आखिर में आके पूरा का पूरा साम्राज्यवाद भारत में खड़ा कर दिया, एक अपनी पूरी कॉलोनी खड़ी कर दी। तो इन्होंने वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया का रास्ता, उसके बाद डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने उनको फॉलो किया और ये जब तक आते जाते रहे तब तक भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा, ठीक है। थोड़े थोड़े समय तक पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रेंच ने किया, उसके बाद बहुत समय तक लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज किया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट वास्को द गामा। नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन कैबोट। जॉन कैबोट, इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा किसी भी ट्रैवलर के बारे में नहीं है, तो सेम इनके बारे में भी है। 1497 में ही ट्रेवल्ड फ्रॉम कैनेडा टू एक हेडलैंड है जिसका नाम है रॉस हेडलैंड, ठीक है। यहाँ की इन्होंने यात्रा की। हेडलैंड को हिंदी में कहते हैं अंतरीप, ठीक है। अंतरीप क्या होता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इन्होंने क्या किया? ट्रैवल किया, कहाँ से कहाँ तक? कनाडा से रॉस हेडलैंड तक, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रैवलर, इनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा, फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है। 1480 से 1521 इनका समय काल था। इन्होंने क्या महान काम कर दिया भाई, देख लेते हैं। ये भी उसी जगह से थे जिस जगह से वास्को डी गामा थे। ही वॉज पोर्टुगल, ठीक है।
और इन्होंने जो काम किया वो सच में बहुत महान काम था उस समय जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, जहाँ से गए थे घूम के वापस वहीं आ गए। मतलब जिस घर से गए थे तो जिस रास्ते गए वहाँ से इन्होंने यू टर्न लिया ही नहीं, चलते गए चलते गए चलते गए, वापस देखा सामने फिर मेरा घर है। तो इन्होंने पूरा का पूरा पृथ्वी का ही चक्कर लगा लिया। ठीक है, कब किया इन्होंने ये काम? ही ट्रैवल्ड होल वर्ल्ड कब? 1520 में। ठीक है, 1520 में इन्होंने ये काम किया था। दैट्स इट। नेक्स्ट ट्रैवलर, नेक्स्ट आते हैं हमारे जोन्स डिमांड। जोन्स डिमांड, इनका समय काल देखेंगे 1286 से 1328, 1286 से 1328 तक है। ठीक है, इन्होंने ईरान, इंडिया और चाइना की यात्रा की थी। ही ट्रैवल्ड ईरान, इंडिया एंड चाइना। अब ये इंडिया में इतने साल रहे थे कि आज के समय में रहे होते तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। ही लिव्ड इन साउथ इंडिया फॉर 13 ईयर्स, पूरे 13 साल के लिए ये साउथ इंडिया में रहे थे। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रांसिस ड्रेक। ये हमारे हैं नेक्स्ट ट्रैवलर। ठीक है, इन्होंने भी वही काम किया था जो फर्डिनेंड मैगलन ने किया था, बट लेकिन कई सालों बाद किया था। कब किया था? 1572 में। क्या काम किया? ट्रैवल्ड होल वर्ल्ड, खत्म, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ठीक है, ये अब इसको बार बार रफ नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे हडसन। आपने हडसन वे का नाम सुना होगा, तो इन्होंने ही खोजी थी। ही डिस्कवर्ड द हडसन वे। हडसन वे इन्होंने ही खोजी थी, लेकिन बाद में इन्हीं के नाम पर हडसन वे का नाम रख दिया गया। ठीक है, कब खोजी थी? 1608 में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलर की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट ट्रैवलर, हाँ, नेक्स्ट ट्रैवलर है हमारे अमेरिगो वेस्पुक्की। एक तो प्रोनाउंसिएट कैसे करना है बड़ा दिक्कत होती है, ऐसे ऐसे कभी नाम मिल जाते हैं। नाम है इनका अमेरिगो वेस्पुक्की। वेस्पुक्की भी शायद बोलते होंगे, बट मैं जो पढ़ पा रहा हूँ वो है अमेरिगो वेस्पुक्की। ठीक है, अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा किताब में दिया भी नहीं गया, बट ये जान लीजिए, अमेरिका नेम्ड आफ्टर हिज नेम, इनके नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा है, अमेरिगो से अमेरिका। ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रैवलर तस्मान। अब अगर आपने एटलस पढ़ी है या आप एटलस को बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा तस्मान के बारे में। तस्मानिया एक जगह है, तस्मान सी भी पड़ता है। तो तस्मान जो नाम है ये इसी वजह से पड़ा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड तस्मान आइलैंड। तस्मान आइलैंड, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा तस्मान।
ठीक है, या तस्मानिया या तस्मानसी, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने एक आइलैंड को खोजा, अब क्योंकि इन्होंने खोजा तो उसका नाम पड़ गया तस्माइन आइलैंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं हमारे जेम्स कुक, इसको रफ कर देते हैं उसके बाद। नेक्स्ट आ गए हमारे जेम्स कुक। अच्छा, जब मैं बचपन में जब कभी भी दुकान पे जाता था, पंसारी की दुकान पे नमक लेने के लिए, तो एक नमक आता था कैप्टन कुक। ठीक है, और शायद उस समय मुझे नहीं लगता था कि वो किसकी फ़ोटो है, मैं पहचान ही नहीं पाता था सफ़ेद वर्दी में। तो मुझे लगा कि अब पता चला कि वो किसी नेवी अफसर की वर्दी है, और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि वो जो कैप्टन कुक नमक मिलता था वो इनके नाम पर ही मिलता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, इनका समय काल देखेंगे 1728 से 1779, 1728 से 1779। इनका क्या काम है, ही डिस्कवर्ड व्हाट, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खोजा भैया, एक पूरा का पूरा देश खोज लिया बड़ा सा इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया, और उसको नाम दिया इन्होंने हेरा ऑस्ट्रेलिस, नेम्ड हेरा ऑस्ट्रेलिस। ये ऑस्ट्रेलिया का नाम कैप्टन कुक या जेम्स कुक ने रखा था। अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, आसपास एक्सप्लोर किया, तो इन्होंने और एक चीज डिस्कवर कर ली, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, आपको पता है ना, कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ एक सबसे बड़ा दुनिया का नेचुरल स्ट्रक्चर जो कि आप देख सकते हो स्पेस से भी, वो भी इन्होंने उसका भी पता लगाया है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में या फिर ईस्ट की तरफ, और बहुत ज़्यादा अगर स्पेसिफिक हम हो जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एक और काम, ही डिस्कवर्ड सैंडविच आइलैंड, ही डिस्कवर्ड सैंडविच आइलैंड। इन्होंने सैंडविच आइलैंड की भी खोज की थी। ठीक है, तो अगर आपने नंबरिंग की है तो आप समझ जाएंगे कि हम अभी तक 12 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और इन ट्रैवलर्स के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो आज की दुनिया में आप सुनते हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि उनको किसने डिस्कवर किया था। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए और उनके बारे में बता दिया। ठीक है, अभी आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे रेनेसां पीरियड के अचीवमेंट्स क्या हैं। सॉरी, अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने कार्टोग्राफी का डेवलपमेंट किया। कार्टोग्राफी का डेवलपमेंट नाविकों ने किया होगा जहाँ तक, क्योंकि नाविकों को मानचित्रों की आवश्यकता थी, तभी तो वो यात्रा कर पाएंगे, ऐसे अंधेरे में बिना कुछ जांचे परखे तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो कार्टोग्राफी डेवलपमेंट। दूसरा काम जो हुआ वो था पोर्टोलन चार्ट, या पोर्टोलन चार्ट कहते हैं। पोर्टोलन चार्ट बेसिकली होता क्या है, ये तो मानचित्र है विश्व का या किसी भी जगह का जहां पे वो जाना चाहते हैं। उसके अलावा पोर्टोलन चार्ट क्या है, पोर्टोलन चार्ट एक तरह का नाविकों का स्पेसिफिक मैप होता है जिसमें रूट्स वगैरह बने होते हैं। ठीक है, उनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ नाविक ही कर सकते हैं, बाकी किसी के भी काम का वो है नहीं। तो पोर्टोलन चार्ट का भी इन्होंने डेवलपमेंट किया, और आज के समय में भी अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 30 चार्ट मिल जाएंगे जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा अचीवमेंट, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्या है, डिस्कवरीज ऑफ न्यू कंट्रीज।
है ना, एंड आइलैंड्स। ये तो आप खुद ही वेरीफाई कर पा रहे हैं, अभी हमने जितना भी पढ़ा है कि इन्होंने नए आइलैंड और कंट्रीज़ की खोज की थी। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो मदीरा आइलैंड की खोज की थी। ठीक है, मदीरा आइलैंड की खोज की गई इस एज में। कैनरी आइलैंड, बहामा आइलैंड, इन सारी जगहों की खोज इसी समय पर की गई थी। इन्वेंशन कौन कौन से हैं? रेनेसा पीरियड या पुनर्जागरण काल में कौन कौन से आविष्कार किए गए, ये देख लेते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्लेन टेबल सर्वे की खोज इसी समय पर की गई थी। ठीक है, उसके अलावा सर्वेइंग की बात आ रही है तो इसी में आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। टेलीस्कोप भी खोजा गया इसी समय। टेलीस्कोप किसने खोजा था? गैलीलियो। ठीक है, टेलीस्कोप भी इसी समय खोजा गया था। ठीक है, उसके अलावा प्रिंटिंग की खोज की गई। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी खोज थी, प्रिंटिंग यानी कि मुद्रण, छपाई। ठीक है, ये खोजा गया। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो कार्टोग्राफी को नए सिरे से डिस्कवर किया गया। डिस्कवरी ऑफ कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी को नए तरीके से, मानचित्र कला को नए सिरे से फिर खोजा गया। क्यों? नए सिरे का क्या मतलब है? अंधकार युग में जब सारा सब कुछ चौपट हो गया था, ठीक है, किसी भी तरह के ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं मिल रहे थे, और जो मिल भी रहे थे वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस थे धर्म से, जाहिर सी बात है कि वो सारे मानचित्र यूजलेस हो गए। तो कार्टोग्राफी को नए सिरे से शुरू किया गया रेनेसा पीरियड में। ठीक है, उसके बाद सोलर सिस्टम से संबंधित प्रिंसिपल्स ऑफ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या प्रिंसिपल हैं तो आप देखिए, कॉपरनिकस का नाम आता है। कॉपरनिकस, इन्होंने क्या दिया था? हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट मतलब सोलर सिस्टम में सूरज जो है वो सेंटर में है, यानी हेलियोसेंटर, एंड सारे ग्रह पृथ्वी के साथ साथ सूरज का चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा एक आते हैं हमारे कैपलर। कैपलर ने क्या बोला था? पाथ बताया था। पाथ होता है एलिप्टिकल। ठीक है, अंडाकार ग्रहों का पाथ होता है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो गोल गोल नहीं घूमते, बल्कि दीर्घवृत्ताकार या फिर अंडाकार शेप में घूमते हैं। ठीक है, तो ये कैपलर ने बताया था। तो दोनों ही सोलर सिस्टम से संबंधित आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि क्या अचीवमेंट था, क्या डिस्कवरीज थी, कौन कौन से एक्सप्लोरर थे, कौन कौन से ट्रैवलर्स थे। ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी जोग्राफर की बात नहीं की है। तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ रेनेसा पीरियड। नेक्स्ट विल बी पार्ट 2 ऑफ रेनेसा पीरियड, जब हम बात करेंगे जोग्राफर्स की, कि कौन कौन से जोग्राफर्स थे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं, और उसी में हम पढ़ेंगे एक फेमस और महान जोग्राफर बर्नहार्ड बेरेनियस के बारे में भी। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में रेनेसा पीरियड के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।